हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा लीग से हटकर बात करने वाले हैं। जनरली हम इस चैनल पर मैट्रिमोनियल विवादों से संबंधित बात करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको कोई नागिन डस ले तो आपको उसके जहर को कैसे उतारना है, कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस नागिन के जहर से। देखिए दोस्तों, आप में से जो भी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब कभी गांव में ऐसा होता है कि खेत वगैरह में कोई नागिन पैर पर डस लेती है या हाथ की उंगली पर डस लेती है, तो उस समय बेहतर यही होता है कि उस उंगली को वहीं पर काट दिया जाए ताकि वो जहर बाकी की बॉडी में ना फैले और अपनी जान को बचाया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी नागिन के जहर से खुद को बचा सकते हैं और उसके जहर को फैलने से रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई नागिन की। अब हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल विवादों की। यदि पत्नी आपके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे कर देती है तो इन मुकदमों से आपको कैसे बचना है, इस पर हम रेगुलर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको जान करके आप इसका सामना कर सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा, चाहे वो 498A हो, चाहे वो 125 CRPC हो, चाहे वो DV एक्ट हो, यदि उसने झूठा किया है तो आपको उसको कैसे रोकना है और कैसे मजबूर करना है, इस बात के लिए वो अपने द्वारा डाले गए मुकदमे खुद वापस ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको 8 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। देखिए दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों की शुरुआत वहां से होती है जब आपके बीच में बात बिगड़ती है और लड़की के घर वाले आपको धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं। अब ये धमकियां क्या होती है, हम भी रोज सुनते हैं, आप लोग हमको बताते हो कि भाई मेरी वाइफ कह रही है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हुए तो मैं ऐसा कर दूंगी, या मैं खुद सुसाइड कर लूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। और जितने भी लड़के वाले उसके परिवार वाले होते हैं वो इस बात से, इस टेंडेंसी से बहुत डरते हैं कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कई और प्रकार की धमकियां भी होती है उनके घर वालों के द्वारा कि हम ऐसा करवा देंगे तुम्हारा, वैसा करवा देंगे, या फिर जान से मरवा देंगे। तो इन सारी धमकियों से पति और उसके घर वाले बहुत डरते हैं कि यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनको करना होता है वो लोग अलग होते हैं और वो लोग बोलते नहीं, वो लोग सीधा कर देते हैं। और जो बोलने वाले लोग होते हैं ये सिर्फ बोलना ही जानते हैं, ये लोग करते नहीं हैं। तो पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो जो भी आपको धमकी देते हैं उन सब चीजों के एविडेंस आप कलेक्ट करना शुरू कीजिए, किसी भी रूप में, किसी पिक्चर के रूप में, किसी वीडियो के रूप में, किसी ऑडियो के रूप में, कुछ भी। ये मत सोचिए कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा, बस आप एविडेंस को कलेक्ट कीजिए और ये श्योर करें ताकि हम बाद में कि उनके द्वारा किए गए हर क्राइम के लिए उनको हम सजा दिलाएं। वो सब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे। लेकिन इनिशियल स्टेप ये कि आपको उनके खिलाफ हर प्रकार का एविडेंस, चाहे वो कैसा भी हो, सबसे पहले कलेक्ट करना है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि पत्नी सबसे पहला काम जनरली ये करती है कि वुमेन सेल में एक एप्लीकेशन देती है ताकि आप लोगों के खिलाफ एक क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाए, एक FIR दर्ज हो जाए 498A की, और उसमें कोशिश करती है और भी संगीन धाराएं लग जाए। अब दोस्तों, जैसे ही वो ये कंप्लेंट आपकी वुमेन सेल में या फिर पुलिस में देती है, सेम टाइम में उसके द्वारा किए गए सारे क्राइम, कौन से क्राइम, कि आपको जो उन्होंने धमकी दी कि हम आपको जान से मरवा देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम आपको जेल में भेज देंगे, मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम सबको फंसा दूंगी, उन सब धमकियों को लिखते हुए एक लेटर, एक कंप्लेंट आप भी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस में दे दीजिए सेम टाइम पे। अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है जनरली कि जो लड़के की कंप्लेंट होती है वो पुलिस लेती नहीं है। ले ना ले हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर लड़की ने कंप्लेंट करी है, FIR दर्ज कराई है, या फिर अभी कंप्लेंट उसकी पेंडिंग FIR दर्ज होनी है, इसी दौरान हम भी ग्राउंड बना रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। हमें पता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों आपने सिर्फ क्या करना है, पुलिस को वो रिसीव करवा देना है। अपनी जो कंप्लेंट, आपकी जो FIR होगी, जो आप पुलिस को लेके गए कि सर ये हमारे साथ क्राइम हुआ है, FIR दर्ज कीजिए, वो लेंगे नहीं जनरली। इसको नहीं लेते तो बाय पोस्ट भेज दीजिए, बाय पोस्ट भेजेंगे, रिसीविंग आपके पास वैसे ही आ जाएगी। अब इतना काम हो गया, यानी ऑन रिकॉर्ड ये आ गया कि आपने उनके सारे क्राइम के लिए पुलिस को सूचित किया कि इन्होंने ऐसे क्राइम किए और आप मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, नहीं करेगी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी या जो इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस में, अगर डायरेक्ट रिपोर्ट है तो वो चलती रहेगी। इस दौरान 30 दिन व्यतीत हो जाएंगे, 30 दिन बीत जाएंगे। अब दोस्तों, हो सकता है इस बीच आपकी FIR भी दर्ज हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपने जब कंप्लेंट दी थी उस घटना को 30 दिन बीत गए, 30 दिन बीतते ही आप कुछ मत करिए, ना आपको 156(3) में जाना है, ना कहीं जाना है।
आप सिंपली कोर्ट में जाकर के काउंटर केसेस दर्ज कर दीजिए उसी कंप्लेंट के बेस पे जो आपने पुलिस को दी थी, उसमें मेंशन कर दीजिए इतनी इतनी तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेंट दी, आज इतना समय हो गया, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और इसलिए हमें विवश होकर माननीय न्यायालय में आना पड़ा। तुरंत आपका मुकदमा दर्ज होगा और आप अपने प्लेस पे किसी ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपकी तरफ से ऐसे स्ट्रॉन्ग काउंटर केस बना सके। और दोस्तों, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं तो हूं ही, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। कल एक भाई ने पूछा भी था कि हम लोग दिल्ली से हैं तो हम यहाँ पर आपकी सर्विसेज कैसे ले सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सर्विसेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, अगर आपको आपके प्लेस पे रिलीफ नहीं मिल रहा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो आपके लिए इस प्रकार के केस बनाए, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको बना करके आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये केस की बात हो गई कि ये केसेज आपने अपने यहाँ के किसी भी वकील से जिस पर आप ट्रस्ट करते हो बनवा करके वहां डलवा देना है, और यदि आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो हम आपको बना के दे देंगे, आप अपने यहाँ पर फाइल कर देंगे। इतना काम दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका मामला कोर्ट में दर्ज हो जाएगा। अब दोस्तों, इससे होगा क्या, वाइफ ने जो एफआईआर कराई है उसमें आपके घर वालों के नाम थे, अब आपने जो ये परिवार दर्ज किया इसमें वाइफ के सारे घर वालों के नाम है, तो एक सेम प्रेशर दोनों पर आएगा। वरना होता क्या है कि आप पहले उसकी वेट करते हो, एफआईआर होती है, फिर आप अपनी बेल के चक्कर में पड़ते हो और सामने वाला घर पे आराम से टीवी देख रहा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, हाई कोर्ट में जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, दुनिया भर की आपकी हैरेसमेंट हो रही है, बट सामने वाला मजे ले रहा होता है। तो कुल मिला के दोस्तों, आपको इसको रोकना है। अगर आपने परिवार दर्ज करा दिया है और उसमें उनके घर वालों के सारे नाम, उनको समनिंग हो गई है, तो वो भी इसी तरह से भाग रहे होंगे, तो साइकोलॉजिकली आप काफी स्ट्रांग होंगे और वो बैकफुट पे आ जाएंगे। उनका जो घमंड होता है कि भाई हमारे पास तो इतने सारे कानून है, हम इनको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो शुरुआत में ही टूट जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, दूसरे केस में जाने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। और अगर दूसरा केस करते हैं, आपको सेम स्ट्रेटेजी फिर रखनी है, एक और काउंटर केस धैर्य देके, यानी कुल मिला के जैसे ही आपके ऊपर एक केस करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब आपको इनको देना है। वापसी एक केस थे। और एक और बात बता दूं, लड़की मेंटेनेंस का केस केवल लड़के पे कर सकती है। अगर वो झूठा भी कर रही है तब भी वो सिर्फ लड़के पे कर सकती है, उसके परिवार को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन आप परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार की धमकियां आपको दी जाती हैं, जिस प्रकार का हैरेसमेंट आपका होता है, सबसे ज्यादा आपका परिवार का होता है। मेरे पास कल भी कोई आए थे, मदर थी वो उनकी, और वो बता रही थी जिस तरह से उनका हैरेसमेंट किया गया है। और ऐसे ही पता नहीं कितने मामले हर रोज आते हैं जिसमें 1 रुपए की भी डाउरी नहीं ली जाती, लेकिन उनको टॉर्चर किया जाता है, हमें 50 लाख दो, 60 लाख दो, सीधा सीधा एक्सटॉर्शन करते हैं आपको धमकी दे करके कि भाई ऐसा है, हम आपको मुकदमों में फंसा देंगे, अदरवाइज आप इतना पैसा दो। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों से डरना नहीं है। जैसे ही वो पहली एफआईआर दर्ज करने के लिए जाती है, तभी आपको एक मुकदमा तो दर्ज कराई देना है, और उसके बाद अगर वो दूसरा मुकदमा दर्ज कराती है तो फिर आपको वापसी में रिटर्न गिफ्ट देना है। इसी प्रकार से अगर तीसरा मुकदमा दर्ज कराती है तो वापसी में फिर रिटर्न गिफ्ट देना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने पहली बार में जवाब दे दिया ना, तो दूसरा मुकदमा दर्ज होगा ही नहीं। ये मैं आपको बता देता हूं, 100 बार सोचेगी वो और उससे पहले सेटलमेंट करेगी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जो ये काउंटर केसेज अपनी तरफ से डालेंगे उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए, तो दोस्तों ये आपको अपनी मदर की तरफ से बनाने हैं, खुद की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से बनाओगे और आपका शहर अलग है तो वो ट्रांसफर करवा लेगी अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाके, अगर अलग स्टेट है तो। अगर आप मदर की तरफ से बनाओगे तो मदर, जाहिर सी बात है, ओल्ड एज होती हैं और उनके साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आजकल हर किसी के साथ हैं, मेडिकली कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो बहुत सारे ग्राउंड्स उन काउंटर केसेज में डाले जा सकते हैं, जिसके एवज में वो केस ट्रांसफर भी नहीं होगा। और अगर आप मुंबई में हैं और लड़की देहरादून में है तो फिर उसे देहरादून से मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा, घोड़े खुल जाएंगे उनके। अगली इंपॉर्टेंट बात, लड़की के घर में आप ये देखिए कौन कौन सरकारी नौकरी में है। लड़की सरकारी नौकरी में है, उसके पिताजी सरकारी नौकरी में है, उसका भाई सरकारी नौकरी में है, या कोई और सरकारी नौकरी में है। क्योंकि आजकल लड़की की तरफ से क्या किया जा रहा है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो कुछ नहीं सोचती कि कितनी मुश्किल से आपको गवर्नमेंट जॉब मिली होगी, आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी होगी, आपने कितनी मेहनत करी होगी, उस जॉब को अचीव करने के लिए पूरा जीवन लग गया होगा, और वो फट देके एक झूठी कंप्लेंट दर्ज कराती है और उसकी कॉपी आपके डिपार्टमेंट में भेज देती है ताकि आपकी नौकरी चली जाए। मतलब इतने ज्यादा इनसेंसिटिव लोग हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको भी यही करना है, आप जो क्रिमिनल परिवार दर्ज करवाओगे उसकी कॉपी इनके डिपार्टमेंट्स में भेजो, क्योंकि धमकियां देने में बाप भी पीछे नहीं होता, माँ भी पीछे नहीं होती, भाई भी पीछे नहीं होता, सारे रिश्तेदार बढ़ चढ़ के आते हैं कि हमारे फेवर में कानून है। तो आप इनके जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें इनकी कंप्लेंट भेजो कि इन्होंने ऐसा ऐसा एक्ट किया है और उनके विरुद्ध ये क्रिमिनल मामला दर्ज है। यानी इनकी नौकरी पे भी खतरे की घंटी आपको बांधनी है, तब इनको समझ में आएगा प्रेशर क्या होता है। अगली बात दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये देखते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी मुकदमा होगा, भी आते हैं कि नहीं जी ठीक है चलो 50 लाख नहीं हम 20 लाख में करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। आपको सिंपल एक बात कहनी है कि हम आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे, करना है साइन करो, नहीं करना तो कोर्ट में लड़ो।
और जब भी कॉम्प्रोमाइज होगा आप दोनों के बीच में वो आपकी शर्तों पे होगा, बिना किसी पैसे के, क्योंकि आपने अगर कोई डाउरी नहीं ली है तो 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अब ये आपकी भी ईमानदारी है, आपको ईमानदार रहना है। अगर आपके पास एक्चुअल में लड़की का कुछ है तो उसको दे दो, उसकी अमानत है, अपने को नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे अननेसेसरी पैसे मांगे जा रहे हैं तो फिर तो 1 रुपया भी नहीं देना है। साफ साफ कह दो, ना हमने लिया ना हम देंगे। साइन करना है करो, नहीं करना आओ लड़ने। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अपनी सासू माँ की खातिरदारी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितना भी रायता फैलाया जाता है ये मैक्सिमम केसेज में सासू माँ के द्वारा ही फैलाया जाता है। तो आपको उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है कहीं पर भी। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 2 बातें सीखी। पहला, अगर आपको काम करते हुए या कहीं पर भी कोई नागिन डस ले तो उसके जहर को कैसे उतारना है। और दूसरी बात, यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये सारे फॉल्स केसेस कर दिए हैं, आपका हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है, तो इन सब लोगों को लाइन पर कैसे लाना है, इन सब लोगों को कैसे सीधा करना है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेस पर आप अपने को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।